वेलकम टू पाइन क्लासेस। हम लोग बात कर रहे हैं हमारा पर्यावरण और हमारा समाज भारत एवं विश्व भूगोल 6 क्लास का। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका प्रश्नोत्तर शैली में इस चीज़ को हम आपके सामने रखेंगे। आपका पहला इकाई में भूगोल है पृथ्वी हमारा निवास स्थान, अर्थात हमारी पृथ्वी और सौरमंडल के बारे में। तो कुछ प्रश्न आते हैं जिन प्रश्नों के उत्तर लेते चलते हैं। आपका पहला प्रश्न अगर पूछा जाए कि तारा किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे कि अनंत आकाश में टिमटिमाते टिमटिमाते आकाशीय पिंडों को तारा कहते हैं। यानी तारा का मूल गुण है टिमटिमाना। सूर्य एक तारा है, क्यों? तो तारों में अपना प्रकाश होता है और सूर्य में भी अपना प्रकाश होता है, इसी कारण सूर्य एक तारा है। ग्रह ऊष्मा और प्रकाश किससे प्राप्त करते हैं? तो ग्रह तारों से ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त करते हैं। तारामंडल किसे कहते हैं? तो रूप परिवर्तित करने वाले तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। मंदाकिनी का निर्माण कैसे होता है? करोड़ों तारामंडलों के मिलने से मंदाकिनी का निर्माण होता है। याद रखें, करोड़ों तारामंडलों के मिलने से मंदाकिनी का निर्माण होता है। सौरमंडल किसे कहते हैं? सौरमंडल के 9 ग्रहों के नाम लिखें। तो सूर्य, ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड, निहारिकाओं, क्षुद्र ग्रहों एवं तारों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। सौर परिवार के 9 सदस्य में यम को हटा देवल गया है अब, तो 9 सदस्य में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पहले प्लूटो यम भी था, अब नहीं है। आगे, ब्रह्मांड के विषय में आप क्या जानते हैं? तो हम जानते हैं कि अनंत आकाश में टिमटिमाते आकाशीय पिंडों की दुनिया बड़ी विचित्र है। इसमें कुछ पिंड ग्रह, तारे और कुछ उपग्रह होते हैं। ग्रहों में अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती, वे तारों से प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करती है। पृथ्वी भी इसी तरह का एक ग्रह है। इन सब को आकाशीय पिंड कहा जाता है और इन्हीं आकाशीय पिंडों के समूह से हमारा ब्रह्मांड बना है। इसका आकार बहुत विशाल है। खगोल विज्ञान किसे कहते हैं? तो तारों, ग्रहों, नक्षत्रों को जानने की जिज्ञासा मनुष्य के मन में प्राचीन काल से रही है। तारों, ग्रहों और आकाशीय पिंडों के संबंध में अध्ययन और ज्ञान प्राप्त करने वाला विज्ञान खगोल विज्ञान के नाम से जाना जाता है। सभी ग्रह किसकी ओर परिक्रमा करते हैं तथा क्यों? सभी ग्रह गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण अपने परिक्रमा पक्ष अर्थात कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। जो आकाशीय पिंड ग्रहों का चक्कर लगाते हैं उन्हें उपग्रह कहते हैं। बृहस्पति के सबसे अधिक उपग्रह हैं और हमारी पृथ्वी के एक उपग्रह जिसका नाम चंद्रमा है। पृथ्वी को अनोखा ग्रह क्यों कहा जाता है? तो हमारा पृथ्वी सौरमंडल का एक अनोखा ग्रह है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर वायुमंडल, वनस्पति, जीव जंतु पाए जाते हैं। यह अनोखा ग्रह पृथ्वी हमारा निवास स्थान है और पृथ्वी पर उपस्थित जल जीवन का स्रोत है। पृथ्वी का आकार चपटा न होकर गोल है और अंतरिक्ष से पृथ्वी जल की उपस्थिति के कारण नीली दिखाई देती है। अतः इन्हीं कारणों से पृथ्वी अनोखा ग्रह कहा जाता है। आगे दोस्तों, कि वार्षिक गति किसे कहते हैं, इसका क्या परिणाम होता है? तो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिन 6 घंटे में पूरा करती है। इसे वार्षिक गति कहते हैं। वार्षिक गति के कारण पृथ्वी पर मौसम बदलते हैं और पृथ्वी अपनी कील यानी धुरी पर एक चक्कर लगाने में 24 घंटे का समय लेती है। पृथ्वी को अपनी कील यानी धुरी पर एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है और इस गति का परिणाम बताइए। पृथ्वी को कील पर एक चक्कर लगाने में 24 घंटे का समय लगता है। इसे दैनिक गति भी कहते हैं, कहा जाता है। दैनिक गति के कारण दिन और रात होते हैं। आगे दोस्तों, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, उसके संबंध में संक्षेप में समझाइए। तो चंद्रमा हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर 27 दिन 7 घंटे में लगाता है।
चंद्रमा सूर्य के प्रकाश में चमकता है। चंद्रमा हमारी पृथ्वी से 3.84 लाख किलोमीटर दूर है, 3,84,000 किलोमीटर दूर है। पृथ्वी पर चंद्रमा का सदैव एक भाग दिखाई पड़ता है और पृथ्वी के इस उपग्रह को जानने की जिज्ञासा मनुष्य में प्राचीन काल से रही है। अतः नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन के कदम 21 जुलाई 1969 ईस्वी को सबसे पहले चंद्रमा के तल पर पड़े। याद रखें, नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करके रात में पृथ्वी को प्रकाश प्रदान करता है। चंद्रमा घटता बढ़ता क्यों प्रतीत होता है? तो चंद्रमा को आपने घटते और बढ़ते अवश्य देखा होगा। चंद्रमा की आकृति बदलते रहने के कारण आप उसका घटता बढ़ता रूप देख पाते हैं। अमावस्या को चंद्रमा पृथ्वी पर से दिखाई नहीं पड़ता, जबकि पूर्णमासी को उसका संपूर्ण रूप दिखाई पड़ता है। चंद्रमा का प्रकाशित भाग धीरे धीरे घटकर अमावस्या में तथा अमावस्या धीरे धीरे बढ़कर पूर्णमासी में बदल जाता है और इन कलाओं को पूरा करने में चंद्रमा को 29 दिन 12 घंटे का समय लगता है। आगे है, कोष्ठकों से सही शब्द चुनकर, मतलब ये आपका क्वेश्चंस दिया हुआ था तो इसको हमने पूरा ही कर दिए हैं। क्या आपसे, छोटे छोटे आकाशीय पिंड किसके द्वारा देखे जाते हैं? तो दूरबीन के द्वारा देखे जाते हैं। ब्रह्मांड का आकार कैसा है? तो बहुत विशाल है। रात में तारे से उत्तर दिशा का ज्ञान होता है। किस तारे से? तो ध्रुव तारे से। सौर परिवार का मुखिया कौन है? तो सूर्य है। क्षुद्र ग्रह टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है ना। जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है। और चंद्रमा पृथ्वी से कितना दूर है? 3,84,000 किलोमीटर। चंद्रमा पर सबसे पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन पहुंचे थे। कौन कौन पहुंचे थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन पहुंचे थे। आगे है, यहाँ पे आपको परिभाषिक शब्द था तो वो शब्द डायरेक्ट लिखा गया है। वह आकाशीय पिंड जो ऊष्मा और प्रकाश रखता है क्या कहलाता है? तारा। ग्रहों की परिक्रमा करने वाला आकाशीय पिंड क्या कहलाता है? उपग्रह। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा। करोड़ों तारामंडलों का समूह क्या कहलाता है? मंदाकिनी। आगे है, आकाशीय पिंडों का ज्ञान देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? खगोल विज्ञान। वह शक्ति जिसके कारण सभी आकाशीय पिंड सूर्य की परिक्रमा करते हैं कौन सी शक्ति? गुरुत्वाकर्षण शक्ति। वह तिथि जब पृथ्वी पर पूर्ण चंद्रमा दिखाई पड़ता है क्या कहलाता है? पूर्णमासी या पूर्णिमा। सागर की वह गति जो सूर्य और चंद्रमा को आकर्षण शक्ति के कारण उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? ज्वार भाटा आता है ना, चंद्रमा के आकर्षण के कारण। अब हम लोग अगले एक्सरसाइज में आएंगे दोस्तों। अगला एक्सरसाइज है आपका अक्षांश और देशांतर। तो इससे क्या क्या प्रश्न बनते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो क्या है कि पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी छोर को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी छोर को उत्तरी ध्रुव कहते हैं। दक्षिणी ध्रुव कहाँ स्थित है? तो दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी के दक्षिणी छोर पर स्थित है। कौन सा वृत्त पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटता है? तो विषुवत वृत्त। कौन सा वृत्त? विषुवत वृत्त पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांट देता है। आगे, अक्षांशों की कुल संख्या कितनी होती है? तो अक्षांशों की कुल संख्या 180 होती है। कितनी होती है? 180 होती है। पृथ्वी का एक देशांतर सूर्य को पार करने में कितना समय लगता है? तो पृथ्वी को एक देशांतर सूर्य को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। कितने मिनट का? 4 मिनट का। भारत का मानक समय किस देशांतर से निर्धारित होता है? तो भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से निर्धारित होता है। ठीक है, जिसको IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी आप कह सकते हैं। आगे है कि अक्षांश रेखाएं किन्हें कहते हैं? तो अक्षांश रेखाएं मानचित्रों के निर्माण और अध्ययन में अक्षांश रेखाएं बड़ी सहायक होती है। वे काल्पनिक रेखाएं जो एक समूह में पृथ्वी के चारों ओर पूरब से पश्चिम दिशा में विषुवत वृत्त के समानांतर खींची हुई मान ली गई है, अक्षांश रेखाएं कहलाते हैं ना। अगर ये पृथ्वी है तो ऐसे ऐसे जो रेखा खींचा गया है वो क्या है? अक्षांश है।
देशांतर रेखाओं से आपका क्या आशय है? तो देशांतर रेखाएं पृथ्वी के गोले पर उत्तरी से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखा देशांतर कहलाती है। जैसे ये अगर पृथ्वी है और ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, तो जो ऐसे रेखा खींचा हुआ है उसी को क्या बोलते हैं? देशांतर। आगे है, ग्रीनविच रेखा किसे कहते हैं? तो पृथ्वी के गोले के मध्य में ग्लोब की पूर्वी तथा पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करने वाली काल्पनिक रेखा या प्रधान मध्यमान रेखा कहलाती है। चूंकि यह लंदन के निकट ग्रीनविच प्रयोगशाला से गुजरती है, अतः इसे ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। आगे दोस्तों, मानक समय से आप क्या समझते हैं? तो एक देशांतर पर सूर्य जब लंबवत होता है तो उस देशांतर पर दोपहर के 12 बजते हैं और यह उस देशांतर का स्थानीय समय कहलाता है। और प्रत्येक देशांतर का स्थानीय समय अलग अलग होता है। स्थानीय समय के अलग अलग होने से लोगों को कार्य करने में बड़ी कठिनाइयाँ होगी। रेलगाड़ी, वायुयान को समय सारणी गड़बड़ा जाएगी। समय की इस घटबढ़ को दूर करने के लिए देश में केंद्रीय देशांतर के समय को मानक देशांतर मान लिया गया है और इसे देशांतर के समय को मानक समय स्वीकार कर लिया जाता है। आगे दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का क्या महत्व है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पूरे विश्व में ग्रीनविच के समय का पालन किया जाता है। इसे ग्रीनविच माध्य समय कहा जाता है। पूरे विश्व के समय की घटबढ़ को दूर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किया गया है। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं और इस रेखा का 180 × 4 720 मिनट अर्थात 720/60 यानी 12 घंटे का अंतर पर जाता है। तो जहां जहाज इसे पूर्व की ओर से पार करता है वह अपने समय से एक दिन घटा देता है, जबकि पश्चिम की ओर से पार करने वाला जहाज अपने समय में एक दिन जोड़ लेता है और इस तरह एक दिन का अंतर समाप्त हो जाता है। आगे दोस्तों, पृथ्वी पर कौन कौन से कटिबंध पाए जाते हैं? तो पृथ्वी पर कर्क वृत्त और मकर वृत्त के बीच के भाग को उष्ण कटिबंध कहते हैं। उसमें उच्च तापमान पाए जाते हैं। भारत इसी कटिबंध में स्थित है। 23.5 डिग्री से 62.5 डिग्री उत्तर क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। इस कटिबंध में ना अधिक गर्मी होती है और ना अधिक ठंड होती है। इन्हीं अक्षांशों के मध्य दक्षिणी गोलार्ध में शीतोष्ण कटिबंध पाया जाता है। 66.5 डिग्री से 98 डिग्री उत्तर का क्षेत्र उत्तरी शीत कटिबंध तथा उन्हीं अक्षांशों में स्थित दक्षिण का क्षेत्र शीत कटिबंध कहलाता है और इन कटिबंध में साल भर कठोर शीत बना रहता है और उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव इसी कटिबंध में आते हैं। देशांतर रेखाओं और समय में क्या संबंध है? देशांतर रेखाओं और समय में घनिष्ठ संबंध होता है। सूर्य पूरब में निकलता है और पश्चिम में छिपता है, अतः पृथ्वी पर सब जगह पृथक पृथक होता है। एक देशांतर पर समय में 4 मिनट का अंतर पड़ता है, क्योंकि सूर्य को पार करने में प्रत्येक देशांतर को 4 मिनट का समय लगता है। ग्रीनविच रेखा पर जब सूर्य लंबवत होता है तो दोपहर के 12 बजते हैं। यहाँ सबसे पहले दोपहर होने के कारण इसे प्रथम मध्यमान रेखा कहा जाता है और ग्रीनविच रेखा से पूर्व की ओर जाने पर समय बढ़ता है, जबकि पश्चिम की ओर जाने पर समय घटता है। उदाहरण के लिए अगर ग्रीनविच रेखा पर जब दोपहर के 12 बजेंगे तो 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 15 × 4 यानी 60 मिनट पूर्व होगा, अर्थात वहाँ दोपहर के 1 बजा होगा, जबकि 15 मिनट पश्चिम देशांतर पर उस समय
15 गुने 60 मतलब 11 ही बजे होंगे। पृथ्वी पर सभी जगह सूर्योदय और सूर्यास्त एक साथ क्यों नहीं होते? क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर निरंतर घूर्णन गति करती हुई सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण ही सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के जिस भाग पर पड़ता है उस स्थान पर दिन होता है और जिस भाग पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता उस स्थान पर अंधकार होता है, अतः रात होती है। इसीलिए पृथ्वी पर सभी जगह सूर्योदय और सूर्यास्त एक साथ नहीं होता। क्या कारण है कि इंग्लैंड में 10 बजे प्रारंभ हुए क्रिकेट मैच की कमेंट्री हम भारत में मध्यमान 3:30 बजे सुन पाते हैं? चूँकि ग्रीनविच का समय भारत के मानक समय से 5 घंटे 30 मिनट पीछे है। यही कारण है कि इंग्लैंड में 10 बजे प्रारंभ हुए क्रिकेट मैच की कमेंट्री हम भारत में मध्यमान 3:30 बजे सुन पाते हैं। आगे है यहाँ मिलान करने वाला था, वो पहले ही मिलान कर चुके हैं। क्या है दोस्तों कि विषुवत रेखा तो क्या है 0 अंश अक्षांश को कर्क रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को मकर रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को ग्रीनविच रेखा, 0 अंश देशांतर को भारत का मानक देशांतर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, बांग्लादेश का मानक देशांतर 90 डिग्री पूर्वी देशांतर, पाकिस्तान का मानक देशांतर 75 डिग्री पूर्वी देशांतर और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर। तो अब हम अगले चैप्टर में आते हैं, दिन और ऋतुएं। तो प्रश्न है आपका कि पृथ्वी के घूर्णन में कितना समय लगता है? तो पृथ्वी के घूर्णन में 24 घंटे का समय लगता है। आगे कि भू दिवस किसे कहते हैं? तो पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में 24 घंटे का समय लगता है और पृथ्वी द्वारा इसी चक्कर को पूरा करने में लगे समय को भू दिवस कहते हैं। आगे पृथ्वी किस दिशा की ओर घूमती है? तो हमारी पृथ्वी पूरब से पश्चिम दिशा की ओर घूमती है, नहीं पश्चिम से पूरब की ओर यह घूमती, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। आगे पृथ्वी पर दिन रात कैसे होता है? तो पृथ्वी का जो भाग सूर्य के प्रकाश के सामने होता है प्रकाश प्राप्त करने के कारण वहाँ दिन होता है और तथा पृथ्वी का जो भाग सूर्य के पीछे होता है अंधकार के कारण वहाँ रात होती है। आगे है पृथ्वी अपना परिभ्रमण पथ कितने दिनों में पूरा करती है? तो पृथ्वी अपना परिभ्रमण पथ 24 घंटे में पूरा करती है। आगे है कि पृथ्वी की घूर्णन गति को समझाइए। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर लट्टू की तरह चक्कर लगाती रहती है और लट्टू की भांति अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को 24 घंटे का समय लगता है और इस 24 घंटे में पृथ्वी द्वारा एक चक्कर लगाने से लगी गति को घूर्णन गति कहते हैं। पृथ्वी की परिभ्रमण गति से आप क्या आशय है? तो पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लगता है। इसके बाद पृथ्वी अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर 365 दिन 6 घंटे में चक्कर पूरा लगाता है और इसी गति को परिभ्रमण गति कहते हैं। लीप वर्ष से आप क्या समझते हैं? तो प्रत्येक 4 वर्ष के बाद फरवरी 29 दिन का होता है और यह वर्ष 366 दिन का होता है। इस वर्ष को लीप ईयर कहते हैं। आगे कर्क संक्रांति को समझाइए। तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य के सामने होता है, अतः कर्क वृत्त पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ने के कारण गर्मी का मौसम होता है और इस स्थिति को कर्क संक्रांति कहा जाता है। आगे है मकर संक्रांति क्या है? तो 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु तथा उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है और पृथ्वी के यह स्थिति को मकर संक्रांति कहा जाता है। तो याद रखें मकर संक्रांति 22 दिसंबर और
कर्क संक्रांति 21 जून को मनाया जाता है। आगे, दिन और रात होने के कारण को रेखा चित्र की सहायता से स्पष्ट करें। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इधर से सूर्य की किरणें आ रही है और ये हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी का अक्ष है, ये विषुवत रेखा हो गया, ये आपका कर्क रेखा, और ये हो गया इधर नीचे अगर रहता तो मकर रेखा। इस हिस्से में दिन है और इस हिस्से में रात है। तो पृथ्वी पर प्रकाश का स्रोत सूर्य है, इसके प्रकाश से पृथ्वी पर जीवन चलता है। सूर्य प्रकाशमान और स्थिर तारा है, वह न उदय होता है और न ही छिपता है। हमारी पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, पूरब से पश्चिम की ओर घूमती है। पृथ्वी का जो भाग सूर्य के प्रकाश के सामने होता है, प्रकाश प्राप्त करने के कारण वह भाग दिन का आनंद लेता है, जबकि पिछला भाग प्रकाश से वंचित रहने के कारण अंधकार में डूबा होने के कारण रात में बना रहता है। दिन में जीवधारी क्रियाकलाप करते हैं और रात्रि में मीठी मीठी नींद का आनंद लेते हैं। घूर्णन के कारण पृथ्वी के विपरीत गोलार्ध बारी बारी से सूर्य के सामने आता है, जिसके परिणाम स्वरूप दिन और रात होते हैं। आगे है कि प्रत्येक 4 वर्ष बाद फरवरी 29 दिन का क्यों होता है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर चक्कर लगाती हुई अपनी कक्षा में आगे बढ़ती है। वह अपने निश्चित दीर्घवृत्त मार्ग पर सूर्य का चक्कर लगाती है। पृथ्वी की यह गति परिक्रमण या वार्षिक गति कहलाती है और पृथ्वी को अपना परिभ्रमण पथ तय करने में 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। इस अवधि को पूरा 1 वर्ष मान लिया गया है। 6 घंटे को 4 वर्ष तक जोड़कर 24 घंटे बन जाते हैं। अतः प्रत्येक 4 वर्ष बाद लीप वर्ष होता है और प्रत्येक 4 वर्ष के पश्चात यह दिन फरवरी में जोड़कर उसे 29 दिन का बना दिया जाता है। आगे दोस्तों, यहाँ पे आपको ऋतु दिखाया गया है कि किस रूप में ऋतुएं बदलती है ना। ग्रीष्म ऋतु, हेमंत ऋतु, शीत ऋतु और बसंत ऋतु। चलिए आगे है दोस्तों, पृथ्वी के चारों ओर स्थित रेखा चित्र की सहायता से समझाइए। तो उत्तरी गोलार्ध के सूर्य के सामने होने और उस सूर्य की किरणें लंबवत पड़ने के कारण उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। यह गोलार्ध जब सूर्य से दूर होता है और सूर्य के पृथ्वी किरणें तिरछी पड़ती है तब शीत ऋतु होती है। सूर्य का चक्कर लगाते समय हमारी पृथ्वी 4 विशेष परिस्थितियों से होकर गुजरती है। पृथ्वी की ये स्थितियां मौसमों को फेरा बनाने के लिए विवश करती है। जैसे 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य के सामने होता है, अतः कर्क वृत्त पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ने के कारण गर्मी का मौसम होता है और इस स्थिति को कर्क संक्रांति कहा जाता है। वहीं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर लंबवत पड़ती है और इस स्थिति को संपूर्ण संसार में दिन रात क्या होता है, बराबर होता है। उत्तरी गोलार्ध में स्थित यह स्थिति शरद विषुवत के नाम से जानी जाती है और 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु तथा उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होता है। पृथ्वी को यह स्थिति मकर संक्रांति कहलाती है और 21 मार्च को पुनः विषुवत वृत्त पर सूर्य लंबवत चमकता है। अतः इस तिथि को भी दोनों गोलार्ध में दिन रात बराबर होता है। उत्तरी गोलार्ध के इस समय बसंत का मौसम होता है और इसे बसंत विषुवत कहते हैं। आगे दोस्तों, पृथ्वी को अपने अक्ष में एक चक्कर लगाने में कितने का समय लगता है, तो 24 घंटे का। पृथ्वी पर प्रकाश का स्रोत क्या है, सूर्य। पृथ्वी के परिभ्रमण का परिणाम क्या होता है, तो दिन रात। कर्क वृत्त पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, कैसे, 21 जून को। आगे दोस्तों, यहाँ पे आपका इसके बारे में एक लाइन था, मिलान करने वाला था, वो पहले ही मिलान कर देवल गया है कि पृथ्वी का सूर्य के सामने वाला भाग क्या होता है, दिन होता है। पृथ्वी का सूर्य के पीछे वाला भाग में रात होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री का कोण पे झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्षतल से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है।
23 सितंबर को दोनों गोलार्ध में दिन रात बराबर होते हैं। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े और रात छोटे होते हैं। दोनों गोलार्धों में ऋतुएं विपरीत होती है। उत्तरी गोलार्ध में क्रिसमस सर्दियों में मनाया जाता है। आगे दोस्तों अगला चैप्टर पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल।